हेलो दोस्तों। तो देखिए हमारा जो कल है 60 तक हो गए थे क्वेश्चन, ठीक है, रात में। उसके बाद जो है 61 से स्टार्ट करते हैं हम, ठीक है। तो इसमें से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित है। तो इसके अलावा देखिए अभी इनसाइट का जो है कल आया नहीं क्योंकि कल संडे था, आज शाम तक आएगा, ठीक है। तो शाम में उसे देखेंगे जो डेली करंट अफेयर आता है। उसके अलावा जैसे आप इसी यूट्यूब चैनल के अगर कम्युनिटी टैब में जाते हैं, जहाँ कम्युनिटी लिखा हुआ है, तो वहाँ पर मैंने क्वेश्चन पूछ रखा है, ठीक है। तो उसमें वही पूछ रखा है कि 365 या फिर विज़न का मंथली या डेली, इस टाइप से 4 क्वेश्चन है। तो उस पे जाके आप जो है जो चारों में से पढ़ना चाहते हैं उस पे मैसेज कीजिएगा, उस पे जो है मतलब क्लिक कीजिएगा, तो मैं उसी को मतलब जितने ज़्यादा वोट होंगे उसी को अब स्टार्ट करूँगा, ठीक है। उसके अलावा अभी 2-3 टेस्ट पेपर कर लेते हैं। इससे क्या होगा, जब हम जो मंथली करंट अफेयर पढ़ेंगे तो हमारे दिमाग में रहेगा कि क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो 3-4 टेस्ट पेपर करने के बाद हमें थोड़ा आइडिया हो जाएगा। तो आज इसे जो है ख़त्म करके सेकंड भी ख़त्म कर लेंगे शाम तक, ठीक है। तो पहला देखिए, तो कौन सा इसमें से सही सुमेलित है। तो तियानवेन वन ये जापान द्वारा जो है छोड़ा गया है। इनसाइट अमेरिका द्वारा। उसके अलावा देखिए मार्स एक्सप्रेस यूरोपीय स्पेस एजेंसी द्वारा। तो ऑप्शन है इसके 2, 1-3, 2-3, 1-2-3, ठीक है। तो वीडियो पॉज करके आप आंसर दीजिए। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है। तो पहला, दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट क्या है, सही है, ठीक है। मतलब ये सी जो है इसका आंसर सही है। अब ये जो तियानवेन वन है ये किसके द्वारा जो है प्रक्षेपित किया गया, तो चीन द्वारा, ठीक है। उसके बाद देखिए 62 क्वेश्चन क्या है। तो 62 क्वेश्चन है, भारतीय संविधान द्वारा एक अभियुक्त को निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार की जो है गारंटी प्रदान की जाती है। तो पहला है, किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जाएगा। हो सकता है किसी अपराध के लिए अभियुक्त जो है किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, ये भी हो सकता है। उसके अलावा कोई भी दंडिक विधि किसी ऐसे कार्य को जो उक्त विधि के लागू होने से पहले जो है अपराध घोषित नहीं किया जा कर सकती है, ठीक है। तो ये भी हो सकता है। तो वीडियो पॉज करके आप आंसर दीजिए इसका 1-1-2-2-3-1-2-3। तो जो इसका करेक्ट आंसर क्या है, इसका आंसर है डी। तीनों ही स्टेटमेंट सही है। देखिए अगर आपने लक्ष्मीकांत को मल्टीपल टाइम्स जो है रिवीजन किया होगा तो कहीं ना कहीं ये लाइन्स आपके दिमाग में अपने आप ही ऑटोमेटिकली स्ट्राइक कर जाती है, ठीक है। अगर मैं इसमें मान लीजिए अगर नहीं भी हटा देता, ठीक है, इस टाइप की अगर कुछ कमी कर देता, तो आपने जितनी ज़्यादा रिवीजन की होगी उतना ही ये जो है लाइन आपके दिमाग में ईजिली मतलब एकदम से स्ट्राइक करेगी। जब आप पढ़ेंगे इसे कि ये सही है गलत है, ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा, ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए कहा जाता है कि मल्टीपल जो रिवीजन है मल्टीपल वो करनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पूर्व में केंद्र शासित प्रदेश था या थे। तो हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, हरियाणा, त्रिपुरा, ठीक है। तो ऑप्शन है 1-1-3-4, 2-3-4, 1-2-4, ठीक है। तो वीडियो पॉज करिए, इसका आंसर दीजिए। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है, तो ये वाला डी इसका सही आंसर है, ठीक है। हरियाणा जो राज्य है वो कभी केंद्र शासित प्रदेश नहीं था, ठीक है। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका। तो देखिए हरियाणा राज्य जो है, हरियाणा, चंडीगढ़ और जो हिमाचल प्रदेश है, 1966 में पंजाब राज्य को विभाजित करके भारतीय संघ के 17वें राज्य हरियाणा और संघ शासित प्रदेश चंडीगढ़ का गठन किया गया, ठीक है। उसके अलावा देखिए अगर हम बात करें तो मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय जो है 1972 में पूर्वोत्तर भारत के राजनीतिक मानचित्र पे एक व्यापक परिवर्तन हुए और 2 केंद्र शासित प्रदेश मणिपुर और त्रिपुरा तथा उप राज्य मेघालय को दर्जा दिया गया, ठीक है। तो ऐसा किसके अंदर किया गया, जो नेफा था, पूर्वोत्तर सीमांत एजेंसी, इसके नाम से भी जाना जाता है। तो मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश भी इसके अस्तित्व में आए, जो कि केंद्र शासित प्रदेश बने, ठीक है, उस समय पे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राज्य के जो नीति निदेशक तत्व होते हैं उनके निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो पहला क्या है, बालकों को स्वतंत्र गरिमामय वातावरण, स्वस्थ विकास, इसके अवसर प्रदान करना। दूसरा है समान न्याय को बढ़ावा देना और निर्धनों को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराना। आय, प्रतिष्ठा, सुविधा और अवसरों की असमानता को कम करना। उसके अलावा देश के पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन तथा वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करना, ठीक है। तो इसके बारे में क्या बताना है कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा उपयुक्त में से कौन से प्रावधान को अंतःस्थापित किया गया था, ठीक है। इनमें से कौन सा प्रावधान था जिसको 1976 में पुनः स्थापित अंतःस्थापित किया गया था, ठीक है। तो 1-3, 2-3-4,
1 2 4 1 2 3 4, ठीक है। तो ये एक बार स्टेटमेंट पढ़ लीजिए दोबारा से और फिर इसका आंसर कीजिए, ठीक है। तो देखिए इसका जो सी आंसर है वो सही है, मतलब ये 3 स्टेटमेंट क्या है, वो डीपीएसपी के अंदर आती है, पर ये जो थर्ड स्टेटमेंट है, आय, प्रतिष्ठा, सुविधा और अवसर, ठीक है, सी आंसर इसका 1 2 4, ठीक है। तो ये वाली इसमें आती है, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो देखिए जो ये वाला है ना, पहले वाला, ठीक है, ये तीनों 1976 में जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन में। तो ये है आर्टिकल हमारा 39, ये है 39 का ए, और ये फोर्थ वाला कौन सा है, तो ये है 48 का ए, ठीक है। पर ये वाला जो आर्टिकल है, ठीक है, ये 1978 में 44वां जो संशोधन हुआ था ना, उसमें जोड़ा गया था, ठीक है, जो कि 1978 में हुआ था, ठीक है, 44वें संविधान संशोधन में। और इसका अनुच्छेद कौन सा है, आय वाले का, तो इसका संविधान अनुच्छेद जो 38 है, ठीक है, इसका है अनुच्छेद 38, जो कि 1978 में जोड़ा गया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो संसद में बहुमत, प्रयुक्त बहुमत के प्रकारों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो बहुमत, उसके लिए आवश्यक क्या होता है, तो साधारण बहुमत राज्यसभा में उपराष्ट्रपति को हटाने के संकल्प के लिए, पूर्ण बहुमत सुप्रीम कोर्ट के न्याय क्षेत्र में विस्तार हेतु, विशेष बहुमत की बात करें तो राज्यों में विधान परिषदों का उत्साधन या सृजन करने के लिए, ठीक है। तो इसमें से देखिए कौन सा जो है सही होगा, 1 2 2 1 3 1 2 3, ठीक है। तो आप वीडियो पॉज करके इसका आंसर दीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है तीनों, ठीक है, तीनों ही स्टेटमेंट क्या है, हमारी सही है, ठीक है। पहली, दूसरी, तीसरी, तीनों हमारी स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 66। तो जो पीएम केयर फंड है, उसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो प्रधानमंत्री पीएम केयर फंड के पदेन अध्यक्ष होते हैं, हो सकता है। आरटीआई के तहत मुख्य सूचना आयुक्त फंड को सार्वजनिक प्राधिकरण घोषित किया जाता है, ये भी हो सकता है। पीएम केयर फंड में दिए गए दान को कंपनी अधिनियम 2013 के तहत निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व सीएसआर के रूप में माना जाएगा, ये भी हो सकता है। तो इसके देखिए जो ऑप्शन है 1 2 3 2 3 1 1 3, ठीक है। तो वीडियो पॉज करके आप आंसर दीजिए इसका क्या होगा। तो देखिए इसका जो आंसर है वो है 1 और 3, इसकी स्टेटमेंट क्या है, ठीक है, ठीक है, ये गलत है। तो जैसा आपको पता ही होगा, जो पीएम केयर फंड है उसके पदेन अध्यक्ष और भारत सरकार के जो पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री होते हैं। और उसके अलावा कौन होते हैं इसके सदस्य के रूप में, तो रक्षा मंत्री भारत सरकार के, गृह मंत्री, वित्त मंत्री, इसके निधि के क्या होते हैं, ट्रस्टी होते हैं, ठीक है। उसके अलावा देखिए जो ये भी है, ये भी ठीक है। अब इसमें क्या गलती है, तो इसके तहत जो आरटीआई के मुख्य सूचना आयुक्त द्वारा फंड को सार्वजनिक प्राधिकरण घोषित नहीं किया जाता, ठीक है, यहाँ पे नहीं आ जाएगा, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो 67, वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत गठित एक संवैधानिक निकाय है, हो सकता है बिल्कुल, ठीक है। वित्त आयोग काफ़ी इंपॉर्टेंट है। संविधान आयोग ने के सदस्यों की योग्यता को निर्दिष्ट कर सकता है। करों के शुद्ध आगामों को निर्धारित करने हेतु वित्त आयोग अंतिम प्राधिकरण है, ये भी हो सकता है। तो ऑप्शन देखिए 1 2 3 1 2, उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो वीडियो पॉज करके आंसर दीजिए इसका। तो देखिए इसका आंसर क्या है, तो केवल एक जो स्टेटमेंट है वो ठीक है। अनुच्छेद 280 के तहत गठित एक संवैधानिक निकाय है वित्त आयोग, ठीक है। उसके अलावा देखिए संविधान आयोग की सदस्यता की जो योग्यता उसको निर्दिष्ट करता है। उसके अलावा देखिए जो थर्ड स्टेटमेंट है, जो करों का शुद्ध आगामों को निर्धारित करने हेतु वित्त आयोग नहीं, जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक होता है, ठीक है, जो हमारा कैग डिपार्टमेंट होता है, जो शुद्ध आगाम होता है उसका जो निर्धारित करने हेतु वित्त आयोग का अंतिम प्राधिकरण ये होता है, ठीक है। अनुच्छेद कौन सा, 279 के अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके बाद देखिए 67 के बाद 68 क्वेश्चन क्या है। तो देखिए जो आई कोस्मोस है, इंटरनेशनल काउंसिल फॉर मॉन्यूमेंट्स एंड साइंस, इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो कथन 1 क्या है, यह विश्व भर में पुरातात्विक विरासत के संरक्षण हेतु वैज्ञानिक तकनीकों को बढ़ावा देने के लिए समर्पित एक वैश्विक अंतर सरकारी संगठन है। उसके अलावा यह विश्व धरोहर सम्मेलन के कार्यान्वयन के लिए विशेष रूप से सांस्कृतिक विरासत हेतु यूनेस्को का एक सलाहकारी निकाय हो सकता है। इसका मुख्यालय कहाँ है, फ्रांस
पेरिस फ्रांस में, ठीक है। तो ऑप्शन देखिए, तो 2 3 1 2 1 1 2 3, ठीक है। एक बार इन स्टेटमेंट को पढ़ के जो है पॉज करके वीडियो आंसर दे सकते हैं आप। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, 2 और 3 क्या है, स्टेटमेंट सही है, ठीक है। ये एक यूनेस्को का सलाहकारी निकाय है आईकॉस्मोस, और इसका पेरिस और फ्रांस में, ठीक है। और उसके अलावा देखिए, जो विश्व भर में पुरातात्विक विरासत के संरक्षण हेतु वैज्ञानिक तकनीकों को बढ़ावा देने के लिए समर्पित एक वैश्विक स्मारक संरक्षण निकाय है, ठीक है। गैर सरकारी संगठन है जो कि, ठीक है। तो अंतर सरकारी नहीं, गैर सरकारी संगठन है, ठीक है। बाकी ये तीनों दोनों स्टेटमेंट सही है। उसके बाद 69 में देखिए, तो भारत के संविधान की जो उद्देशिका है उसके संदर्भ में इन कथनों पर विचार कीजिए। तो जो ये उद्देशिका है वो संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। उसके अलावा उद्देशिका अब तक केवल 2 बार संशोधन किया गया है, हो सकता है। बेरूबाड़ी संघवाद 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि उद्देशिका संविधान का एक भाग है, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो उपयुक्त में से कौन सा सही है, 1 2 3 1 3 1 2 3, ठीक है। तो वीडियो पॉज करके आप इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। तो आपने इसका आंसर दे दिया होगा, तो इसका आंसर है केवल पहली स्टेटमेंट सही है, ठीक है। तो उद्देशिका जो है संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव के अंतर्गत लाई गई थी, ठीक है। पर इसमें संशोधन अभी तक सिर्फ एक बार हुआ है, ठीक है। वो भी कौन सा संशोधन हुआ था, तो 42वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसमें 3 शब्द जो है जोड़े गए थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंड था, ठीक है। उसके अलावा देखिए, जो ये है, तो इसके अंतर्गत भी क्या है, जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि उद्देशिका संविधान का भाग नहीं है, ठीक है। तो ये इसका भाग नहीं है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका 70। तो भारतीय संविधान के भाग 3 के अंतर्गत प्रदत्त समता के अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। जो समता है उसके अधिकार, तो इसका उद्देश्य सामाजिक समानता स्थापित करना है। यह संसद और राज्य विधानसभा में अनुसूचित जाति जनजाति के स्थानों पर उनका जो है आरक्षण करती है। तो इसके ऑप्शन देखिए, 1 2 1 2, और ना तो 1 ना तो 2, ठीक है। तो वीडियो पॉज करके आप इसका आंसर दीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, केवल एक स्टेटमेंट क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, सामाजिक समानता स्थापित करना है, ठीक है। ये क्या है, सही है, और दूसरी इसमें गलत है। अब देखिए नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या है, यहाँ पे संसद लिखा हुआ है, ठीक है। तो संसद में अनुसूचित जनजाति, मतलब पढ़ने में थोड़ा सा अटपटा लग रहा है। तो इसके अलावा जो स्टेटमेंट है वो क्या है, अनुच्छेद 334 जो है लोकसभा और राज्यसभा, कौन सा, 334। तो ये जो है जो अनुसूचित जनजाति और जाति के लिए स्थानों का आरक्षण का प्रावधान करता है, ठीक है। और जो हमारे समानता का अधिकार है वो कहाँ से, 14 से 18 तक जितने भी आर्टिकल है उसी में आते हैं, ठीक है, समता का अधिकार जो है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 71वां। तो भारत में राष्ट्रीय आपातकाल के संदर्भ में कौन सा कथन जो है सही है, ठीक है। तो यदि संसद का सत्र ना चल रहा हो तो राष्ट्रपति राज्य सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है, हो सकता है। निर्देश देने की संघ की कार्यपालिका शक्ति का राज्य पर विस्तार हो जाता है, हो सकता है। राष्ट्रपति संघ के राज्य को वित्त के हस्तांतरण को समाप्त कर सकता है, ये भी हो सकता है। तो आप देखिए ऑप्शन देखिए, 1 2 2 3 1 3 1 2 3, ठीक है। तो वीडियो पॉज कीजिए और गैस कीजिए क्या आंसर होगा। तो जो इसका आंसर है वो है डी, मतलब ये तीनों ही स्टेटमेंट क्या है, हमारी सही है, ठीक है। तो वीडियो पॉज करके एक दो बारी से पढ़ लीजिएगा। 72 क्वेश्चन देखिए, विश्व भर के जो विभिन्न शहर है उसमें यातायात संतुलन के मापन हेतु निम्नलिखित में से कौन सा संगठन सूचकांक प्रदर्शित करता है। तो इंटरनेशनल रोड क्रॉसिंग कांग्रेस, यूनाइटेड नेशन रोड सेफ्टी कोलैबोरेशन, टॉम या ब्रेक द रोड सेफ्टी चैरिटी, ठीक है। तो वीडियो पॉज करके कोशिश कर सकते हैं। तो इसका जो आंसर है वो है सी। ये जो है विश्व भर के विभिन्न शहरों में यातायात संतुलन के मापन के लिए एक संगठन है, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मूल कर्तव्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो मूल कर्तव्य संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से प्रेरित हैं, हो सकता है। इन्हें संसद द्वारा निर्मित विधि से लागू किया जा सकता है, ये भी हो सकता है। संविधान में अंतर स्थापित किए जाने के पश्चात मूल कर्तव्य को केवल एक बार संशोधित किया गया है, ठीक है, हो भी सकता है, ये भी नहीं भी हो सकता है। तो देखिए इनमें से कौन सा सही है। तो वीडियो पॉज करके आप आंसर सोचिए, इसका गैस करिए। तो जो इसका आंसर है वो है 2 और 3, ये दोनों ही सही है। इन्हें जो है संसद द्वारा निर्मित विधि से लागू किया जाता है।
जा सकता है और संविधान में अंतः स्थापित किए जाने के बाद इसे मूल कर्तव्य को केवल एक बार संशोधित किया गया है, ठीक है। उसके अलावा देखिए जो फर्स्ट है, तो मूल कर्तव्य जो है यूएसए के संविधान से प्रेरित नहीं, ये जो है रशिया या फिर यूएसएसआर इसके संविधान से जो है प्रेरित है, ठीक है। तो देखिए मैं इस टाइप से पढ़ा रहा हूँ। अगर आप ये चाहेंगे कि मैं जैसे ये क्वेश्चन मैंने पढ़ाया तो इसके बाद अगर मेन स्क्रीन आप जैसे आंसर शीट है जो वो अगर इसके बाद लगा दूँ तो वो मैं लगा दूंगा, पर उसमें मेन पॉइंट ही बता पाऊंगा, ठीक है। आपको अगर पूरा पढ़ना है तो आप जो है पूरा खुद पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो बता दीजिएगा आप सेकंड जो टेस्ट होगा, टेस्ट 2 होगा, उसमें मैं इस टाइप से ही कर दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन बता के उसका आंसर बता के फिर आपको जो है आंसर शीट की पूरी जो वो पीछे दे रखे हैं उसकी साथ में लगा दूंगा, ठीक है। पर बताऊंगा उसमें जो मेन पॉइंट है उसी को बताऊंगा जो गलत हुआ है, ठीक है। तो देखिए 73 के बाद 74, तो हाल ही में जो है विदेश व्यापार महानिदेशालय ने कैल्सिनेट पेट कोड इसके आयात हेतु कोटा आवंटन की प्रक्रिया को अधिसूचित किया है, ठीक है। इस संदर्भ में पेट कोक के से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, ठीक है। पेट कोक, ठीक है। तो ये क्या होता है, यह कोयले के दहन के पश्चात प्राप्त कार्बन समृद्ध ठोस है, हो सकता है यह पारंपरिक कोयले की तुलना में अधिक पर्यावरण अनुकूल तथा अपेक्षाकृत कम प्रदूषणकारी होता है, ये भी हो सकता है। तो इसका देखिए 1 2 ना तो 1 ना तो 2, ठीक है। तो वीडियो पॉज करके आंसर दीजिए। अब देखिए इसका जो आंसर है एग्जैक्ट वो है डी, ठीक है। डी का मतलब ना तो 1 ना तो 2। तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं क्या होगा। तो देखिए ये जो है 2018 में सरकार ने जो एल्यूमिनियम उद्योग द्वारा जो एनोड होता है, ठीक है, एक पॉजिटिव नेगेटिव होता है ना, एनोड कैथोड, कैथोड पॉजिटिव होता है, एनोड क्या होता है नेगेटिव। तो इसके निर्माण हेतु ईंधन के प्रयोजनार्थ उपयोग किए जाने वाले जो पेट कोक होता है उसके आयात के लिए एक निश्चित मात्रा जो है निर्धारित की थी। वर्ष 2018 में पेट कोक के आयात पर प्रतिबंध आरोपित करने से, मतलब 2018 में इस पर प्रतिबंध पर कर दिया था, इसके आयात पर मंगाने पर, ठीक है। उससे पहले जो है भारत सबसे बड़ा इसका आयातक था, सबसे ज़्यादा मंगाने वाला देश था। अमेरिका विश्व का सबसे बड़ा पेट कोक निर्यातक देश है, ठीक है। पेट कोक जो है कच्चे तेल को परिष्कृत तथा अन्य पेट्रोलियम क्रैकिंग प्रक्रिया द्वारा प्राप्त एक उपोत्पाद होता है, ठीक है। उपोत्पाद मतलब जो बचा रह जाता है, ठीक है। तो उसमें जैसे स्टेटमेंट 1 में दिया गया था कार्बन ठोस होता है, तो वो कार्बन ठोस नहीं होता, वो पेट्रोलियम क्रैकिंग प्रक्रिया द्वारा एक उपोत्पाद होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए स्टेटमेंट 2 जो है पेट कोक में 80% से अधिक क्या होता है, कार्बन होता है, ठीक है। तथा दहन होने पर प्रति इकाई ऊर्जा के आधार पर कोयले की तुलना में 5% से 10% तक कार्बन डाइऑक्साइड जो है उत्सर्जित करता है, इसलिए यहाँ पर जो है वो भी सही नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ स्टेटमेंट में दिया गया था कि अपेक्षाकृत कम प्रदूषणकारी होता है, जबकि ये 5 से 10% ज़्यादा प्रदूषणकारी है, ठीक है। उसके बाद देखिए 75 क्वेश्चन, तो राज्यों के वर्गीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला क्या है, स्वतंत्रता के पश्चात सभी राज्यों को 4 समूह में वर्गीकृत किया गया था, हो सकता है समूह के वर्गीकरण की व्यवस्था को फजल अली आयोग की अनुशंसाओं के आधार पर समाप्त कर दिया गया, ये भी हो सकता है। तो 1 2 ना तो 1 ना तो 2, वीडियो पॉज करके आंसर दीजिए। तो इसका आंसर है सी, दोनों जो है स्टेटमेंट हमारी यहाँ पर सही है, ठीक है। तो पीछे इसका काफ़ी बड़ा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, तो मेनली ये पॉइंट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो दे रखे हैं। अगर हम ये करके भी चले जाते तो इसमें से मान लीजिए अगर हमने टोटल 30 टेस्ट पेपर कर लिए तो 7 से 8 क्वेश्चन आपके ये मान लीजिए कि इसी में से आपके कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली आ जाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद देखिए जो नेक्स्ट है, केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यह क्या है, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन एक सांविधिक निकाय हो सकता है। प्रधानमंत्री केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष होता है, यह भी हो सकता है। प्राधिकरण को भारत में चिड़ियाघर को मान्यता प्रदान करने या उनकी मान्यता वापस लेने का अधिकार प्राप्त होता है, ठीक है, ये भी हो सकता है। तो देखिए इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है, 1 2 1 3 2 3 1 2 3, ठीक है। तो जो है आप क्या बोलते हैं, वीडियो पॉज करके इसका आंसर दीजिए क्या होगा। तो इसका आंसर क्या है, तो 1 और 3 ये दोनों स्टेटमेंट हमारी क्या है, सही है। पर यहाँ पे जो प्रधानमंत्री है वो अध्यक्ष नहीं होता, उसकी बजाय कौन होता है, जो हमारा पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री होता है, ठीक है। तो ये ही इसका क्या होता है, अध्यक्ष होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट 77 है NHRC नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, तो उसके द्वारा निम्नलिखित किस मामलों पर विचार किया जा सकता है। तो हाथ से मैला ढोने वालों से संबंधित मामले,
जो मैनुअल स्क्वैवेंजिंग, ठीक है, स्क्वैवेंजिंग विमुक्त और घुमंतु जनजातियों की समस्या से संबंधित मामले, स्वास्थ्य के अधिकार से संबंधित मामले, ठीक है। तो हो कुछ भी हो सकता है। देखिए 1, 1, 2, 1, 2, 3, केवल 3। तो वीडियो पॉज करके आंसर दीजिए इसका। तो देखिए इसका आंसर क्या है, तो आंसर इसका है सी, ठीक है, सभी जो है सही है, ठीक है। तो इसके अंतर्गत क्या आता है, NHRC के अंतर्गत, तो बंधुआ मजदूरी का उन्मूलन, भोजन के अधिकार से संबंधित कोई मुद्दा, बाल अधिकारों पर अभिसमय से संबंधित प्रोटोकॉल, बाल श्रम का उन्मूलन, महिलाओं और बच्चों का अवैध व्यापार, मातृत्व रक्ताल्पता जो मानवाधिकार है, कार्यस्थलों पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न को रोकना, हाथ से मैला ढोने या स्कैवेंजिंग, मैनुअल स्कैवेंजिंग की प्रथा का उन्मूलन, दलितों से संबंधित मामले जिनमें उन पर किए जाने वाले अत्याचार भी शामिल हो, ठीक है, दिव्यांगों के अधिकार, स्वास्थ्य के अधिकार से संबंधित मामले, HIV या फिर एड्स से संबंधित संक्रमित व्यक्तियों के जो अधिकार होते हैं, ठीक है। तो ये सब मामले इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो निम्नलिखित में से किसके संविधान के जो अनुच्छेद 368 है उसके तहत संविधान संशोधन की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन और इसकी प्रक्रिया के लिए जो है अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन की आवश्यकता होगी, या नए राज्यों का प्रवेश या गठन, संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व में परिवर्तन, ठीक है। तो 1, 2, 2, 3, 1, 3 या 1, 2, 3, ठीक है। वीडियो पॉज करके आंसर दीजिए। तो इसका आंसर जो सही है वो क्या है, केवल 1 और 3। इसके लिए क्या होता है, संविधान संशोधन की आवश्यकता होती है, ठीक है। राष्ट्रपति का निर्वाचन और इसकी प्रक्रिया और संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व में परिवर्तन, ठीक है। जो नए राज्य का प्रवेश या गठन है वो जो है साधारण बहुमत से पास हो जाता है उसका वो, ठीक है। तो उसके अलावा देखिए साधारण बहुमत से पास होने वाले काफ़ी सारे, अगर आप पीछे आंसर में देखेंगे तो काफ़ी सारी चीज़ें दी गई हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए द्वितीय प्रकार होता है विशेष बहुमत की आवश्यकता जिनमें पड़ती है, ठीक है। तो वहाँ पे जो है मूल अधिकार और DPSP हो गए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और वे सभी उपबंध जो प्रथम या तृतीय श्रेणी से संबंध ना हो, ठीक है। प्रथम और तृतीय श्रेणी जो है आप आंसर की में देखिएगा काफ़ी बड़े बड़े दे रखे हैं, ठीक है। तो उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। तो पहला साधारण बहुमत से था, दूसरा हमारा जो विशेष बहुमत है, तीसरा क्या होता है, विशेष बहुमत से पारित और कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा स्वीकृति, ठीक है। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, आप पढ़ लीजिएगा एक बार आंसर की में जाके अगर टाइम मिले तो। उसके अलावा देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 78 के बाद 79, तो सभी बालकों के लिए 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत किया गया है। तो पहला क्या है, मूल कर्तव्य है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मूल अधिकार, 11वीं अनुसूची, ठीक है। तो आप इसका वीडियो पॉज करके आंसर दे सकते हैं। तो इसका सही आंसर है DPSP, या राज्य के नीति निर्देशक के तत्व के अंतर्गत इसका जो है प्रावधान किया गया है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान मूल कर्तव्यों से वर्णित किए गए हैं, तो इनमें से कौन से जो है वो मूल कर्तव्यों से वर्णित किए गए हैं, ठीक है। तो मूल कर्तव्य आपको पता होगा 51A अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं। तो प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करना, राष्ट्रीय महत्व के घोषित संस्मारकों की सुरक्षा, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखना और उसकी रक्षा करना, ठीक है। उसके अलावा समरसता और भ्रातृत्व की भावना को बढ़ावा देना। तो इसके जो आर्टिकल हैं देखिए कौन से इनमें से होगा, 1, 3, 2, 4, 1, 3, 4 और 1, 2, 3, 4, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, 1, 3, 4, ठीक है। जो दूसरा होता है, ये दूसरा क्या है हमारा, आर्टिकल जो 49 है उसके अंतर्गत आता है, ठीक है। ये वाला सेकंड जो है आर्टिकल 49, ठीक है, इसके अंतर्गत आता है राष्ट्रीय महत्व के घोषित स्मारकों की सुरक्षा, ठीक है। उसके बाद अगला देखिए, तो डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा जो निम्नलिखित में से किसके संविधान का हृदय और आत्मा के रूप में वर्णित किया गया था, ठीक है। किसे जो है संविधान का हृदय और आत्मा कहा गया था, तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है। ये आपने कहीं ना कहीं सुना होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है, जो कि अनुच्छेद कौन सा है, 32, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट 82, तो निम्नलिखित में से भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत होने के लिए कौन जो है पात्र होते हैं। तो भारतीय मूल का वह व्यक्ति जो अविभाजित भारत के बाहर या किसी अन्य देश में साधारणतः निवास कर रहा है, हो सकता है वह व्यक्ति जिसने भारतीय नागरिक से विवाह किया हो और 2 वर्ष से भारत में
साधारण निवास कर रहा हो, ये भी हो सकता है। पूर्ण आयु और क्षमता का कोई व्यक्ति जो पूर्व में भारत का नागरिक था और 12 महीने से भारत में साधारणतः निवास कर रहा हो, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, आप पॉज करके वीडियो आंसर दीजिए, इसका करेक्ट जो आंसर है वो है सी, ठीक है। तो पहली और दूसरी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरी स्टेटमेंट देखते हैं, पहली और तीसरी सही है। तो इसकी कंडीशन जो है पीछे दी नहीं गई है, ठीक है। तो आप पीछे काफ़ी सारी कंडीशन है आंसर की में, ठीक है, उनको एक बार देख लीजिएगा क्या क्या कंडीशन होती है नागरिकता के लिए। उसके बाद 83 देखिए, तो धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार के तहत प्रत्यभूत अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, मतलब बाकी 3 क्या है सही है। तो इसमें जो है किसी भी धर्म का पालन ना करने का अधिकार शामिल होता है, मतलब आपकी मर्जी है आप किसी का भी पालन करें या ना करें। यह लोक व्यवस्था, सदाचार और व्यवस्था की रक्षा हेतु आरोपित सीमाओं के अधीन है, हो सकता है। इसके तहत लोगों को धर्मांतरण हेतु सहमत करना भी शामिल है, ये भी हो सकता है। यह धार्मिक मामलों में सरकारी हस्तक्षेप से पूर्ण सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है, ये भी हो सकता है। तो देखिए वीडियो पॉज करके आंसर दीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी, ठीक है। ये सिर्फ गलत है, बाकी तीनों क्या है बिल्कुल सही है। तो यह धार्मिक मामले में सरकारी हस्तक्षेप से पूर्ण सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है। तो देखिए जो 4th पॉइंट है, तो सरकार कुछ सामाजिक जो बुराई है उनको पूर्णतः समाप्त करने के लिए धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो कुछ कुरीतियाँ, जैसे कि सरकार ने सती प्रथा, बहु विवाह, मानव बलि जैसे प्रथाओं पर जो है प्रतिबंध आरोपित किया था, ठीक है। तो इसकी वजह से ये जो है पूर्णतः सही नहीं है। उसके बाद देखिए 84 क्वेश्चन, तो जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा की निम्नलिखित में से किन सभाओं के जो है अध्यक्ष रहे हैं, ठीक है। तो संघ शक्ति समिति, राज्यों के लिए समिति, संघीय संविधान समिति, प्रक्रिया नियम समिति। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन है, वहाँ पे आप देखेंगे तो आपको एक टेबल दिखेगी जिसमें काफ़ी सारे नाम और ये सब लिखे होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम एज पर क्वेश्चन देखें तो एक एक करके हम धीरे धीरे सभी चीज़ें याद करते हुए चले जाते हैं, ठीक है। इसलिए ये थोड़े इंपॉर्टेंट भी हो जाता है कहीं ना कहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 1, 2, 3, 1, 2 और 3, ठीक है। प्रक्रिया नियम समिति के अलावा वो बाकी तीनों के क्या रहे हैं, अध्यक्ष रहे हैं। इसके जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष थे, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 84 के बाद 85। तो जो CBC है, केंद्रीय सतर्कता आयोग है, उसके संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो इसे जो है यहाँ पे कथन सही है बोला गया, ठीक है। नहीं है, जैसे इस मैक्सिमम क्वेश्चन है इस टाइप से जो है नहीं है बोल देते, ठीक है, ताकि बच्चा और कंफ्यूज हो, क्योंकि 3 स्टेटमेंट सही है और बाकी एक गलत है। यहाँ पे बताना है कि इनमें से एक सही है, बाकी 3 गलत है, ठीक है। तो इसे संसद के एक अधिनियम द्वारा 2005 में स्थापित किया गया था, हो सकता है। इसमें एक जो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त है जो अध्यक्ष होता है उसके, और 2 से अनधिक सतर्कता आयुक्त शामिल होते हैं, ये भी हो सकता है। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान ही जो है पद धारण करवाया जा सकता है, यह भी हो सकता है। CBC को अपने कार्य निष्पादन के संबंध में केंद्र सरकार को वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती है, ठीक है, ये भी हो सकता है। तो वीडियो पॉज करके आप आंसर दीजिए, ठीक है। तो आपने आंसर दे दिया होगा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, बी। इसमें एक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त जो कि अध्यक्ष होता है और 2 से अनधिक सतर्कता आयुक्त शामिल होते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो जो अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक और वित्तीय समिति है उसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो IMF की मंत्री स्तरीय समिति है, भारत अभी इस समिति का सदस्य नहीं है, ठीक है। तो कौन सा सही इन दोनों में से, 1, 2, 1, 2, ना तो 1 ना तो 2, ठीक है। तो वीडियो पॉज करके आप जो है आंसर दीजिए इसका। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 1, ठीक है। तो भारत इसका जो है समिति का सदस्य है और IMF की मंत्री स्तरीय समिति है, ठीक है। उसके बाद देखिए 87। तो भारतीय संविधान के भाग 3 के तहत निम्नलिखित में से कौन से मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों के लिए प्राप्त है, ठीक है। उसमें टेबल में अलग से दे रखा है लक्ष्मीकांत में, तो इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। तो प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर विभेद के लिए प्रतिषेध का अधिकार, ठीक है। तो वीडियो पॉज करके आंसर दीजिए। तो आई थिंक सो आपने आंसर दे दिया होगा। तो इसका आंसर क्या है, 2 और 3, ठीक है। तो इसमें देखिए अगर थोड़ा सा आप कॉमन सेंस लगाएंगे, जैसे प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार है, ठीक है। तो जैसे आप कॉलेज वगैरह में पढ़ते होंगे तो आपके साथ दूसरी कंट्रीज़ के बच्चे भी होते होंगे कॉलेज में, है ना।
तो इसलिए जो है प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार केवल भारतीयों के लिए तो होगा ही नहीं, ठीक है। इस टाइप से थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 21 में आता है, 21A में आता है, ठीक है। उसके बाद ये दोनों आपको पता ही होंगे। तो उसके बाद आगे देखते हैं 88। तो जो DPSP है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, वो क्या निर्धारित करते हैं? तो ऐसे लक्ष्य और उद्देश्य जिन्हें समाज को अपनाना चाहिए, ठीक है। ऐसे अधिकार जो व्यक्तियों को मूल अधिकारों के अतिरिक्त जो है प्राप्त होने चाहिए। ऐसी नीतियाँ जिन्हें सरकार द्वारा अपनाया जाना चाहिए। तो 1-3, 1-2, 2-3, 1-2-3, ठीक है। तो वीडियो पॉज कीजिए, आंसर दीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? डी। तीनों ही जो ऐसे हैं जो उसे प्राप्त होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो स्वतंत्र भारत 1947 के प्रथम जो मंत्रिमंडल के सदस्य हैं और उनके द्वारा धारित विभाग है, उसके बारे में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो देखिए प्रथम मंत्रिमंडल के सदस्य हैं धारित सदस्य। तो जवाहरलाल नेहरू वैज्ञानिक अनुसंधान, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद शिक्षा, वल्लभ भाई पटेल सूचना और प्रसारण मंत्री, ठीक है। तो वीडियो पॉज करके आप आंसर दे सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी, ठीक है। वहाँ पे जाके आप लिस्ट याद करने से बढ़िया है इस टाइप के क्वेश्चन जो यहाँ पे आते हैं ना, उनको याद करके जाइए, ठीक है। उसके बाद देखिए CIC जो है, इसके ऊपर ये दूसरा तीसरा क्वेश्चन आया है यहाँ पे। तो ये जो है CIC के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो CIC को पहले एक कार्यकारी निकाय के रूप में गठित किया गया था और तत्पश्चात इसे सांविधिक दर्जा दिया गया था, तो हो सकता है। उसके अलावा जांच करते समय आयोग को सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त होती हैं, ये भी हो सकता है। या दोषी अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकता है, ये भी हो सकता है। तो वीडियो पॉज करके आंसर दीजिए। 2, 1-2, 1-2-3, केवल 3, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए, ठीक है। सिर्फ 2 इसमें जो है CIC के लिए सही है। तो जो पहली स्टेटमेंट है उसमें जो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 है, उसके तहत 12/10/2005 को, ठीक है, 12/10/2005 को जो केंद्रीय सूचना आयोग है उसका गठन किया गया CIC का, और सभी लोक प्राधिकारी आयोग की अधिकारिता के अंतर्गत ये आते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके अलावा देखिए जो थर्ड स्टेटमेंट है, इसके अंतर्गत जो अयोग्य दोषी अधिकारी के विरुद्ध जो है अनुशासनात्मक कार्रवाई की अनुशंसा भी कर सकता है, पर स्वयं उसकी पहल नहीं कर सकता, ठीक है। जो CIC है उसकी स्वयं पहल नहीं कर सकता, ठीक है। इसलिए तीसरा कथन क्या है? गलत है। अब अगला देखिए क्वेश्चन 91। तो 91, ठीक है। तो देखिए ये फर्स्ट सेकंड क्लियर हो गया। थर्ड में क्या था कि ये जो है इसकी अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकता है, ठीक है, पर उसकी जो है ये पहल नहीं कर सकता। CIC जो है उसकी पहल नहीं कर सकता, पर उस पर अनुशासनात्मक जो है कार्रवाई कर सकता है, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो पीछे वो था अनुशासनात्मक, ठीक है। तो हिंदी इंग्लिश के बच्चे थोड़ा ऐसे ही हो जाता है, ऐसा होता है 10th तक जैसे हिंदी में पढ़े, फिर आगे इंग्लिश में सब कुछ चला गया, ठीक है। तो वहाँ पे मिक्सचर हो जाता है सब कुछ चीज़ों का, तो जिसकी वजह से कुछ इंग्लिश के वर्ड ऐसे हो जाते हैं, कुछ हिंदी के वर्ड ऐसे हो जाते हैं, ठीक है, जिनको प्रोनाउंस करने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो इसके अलावा देखिए NCPCR, उसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग है, तो यह लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण पॉस्को अधिनियम 2012 के तहत स्थापित किया गया है, ठीक है। यह आयोग एक बहुसदस्यीय निकाय है जिसमें कम से कम 2 महिलाओं का सदस्य होना आवश्यक है, ठीक है। कम से कम 2 महिलाएं होनी चाहिए, ठीक है इसमें। तो 1-1-2, ना तो 1 ना तो 2, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है केवल 2। सेकंड स्टेटमेंट ठीक है। तो पहली स्टेटमेंट क्या गलत है? जो NCPCR है वो भारत सरकार द्वारा बाल अधिकार संरक्षण आयोग CPCR अधिनियम 2005 इसके तहत स्थापित एक सांविधिक निकाय है, इसलिए कथन एक क्या है? गलत है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना जो मनरेगा है एवं योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो यह प्रत्येक परिवार को न्यूनतम 150 दिनों की रोजगार मजदूरी की गारंटी प्रदान करती है। परियोजना के अभिनिर्धारण के लिए ग्राम पंचायतें उत्तरदायी हैं, जबकि सभी परियोजनाओं के समसामयिक लेखा परीक्षण के लिए ग्राम सभाएं उत्तरदायी हैं, ठीक है। इस योजना के लाभार्थियों में कम से कम 1/3 जो है महिलाएं होंगी, 1/3 मतलब,
जिन्होंने योजना के अंतर्गत कार्य हेतु पंजीकरण कराया हो। ठीक है, तो इसका जो आंसर कौन सी सही स्टेटमेंट है, तो 1 2 3 1 3 2 3 1। ठीक है, वीडियो पॉज करके आप आंसर दीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी, 2 और 3 हमारी स्टेटमेंट ठीक है, पर यहाँ पे जो है 150 दिनों की बजाय 100 दिनों का। ठीक है, तो मनरेगा के बारे में क्या है, 26 मार्च 2020 को वित्त मंत्री द्वारा निर्धनों हेतु जो है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 1.7 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की गई थी। ठीक है, इसके अंतर्गत 1 अप्रैल 2020 से मनरेगा मजदूरी में 20 रुपये की वृद्धि हुई। ठीक है, अगला है निम्नलिखित उद्देश्यों पर विचार कीजिए। उपासना की स्वतंत्रता, राष्ट्र की गरिमा, प्रतिष्ठा की समता, राजनीतिक स्वतंत्रता। ठीक है, तो इसमें भारत के संविधान की उद्देशिका में उपयुक्त में से कौन से उद्देश्य जो है उल्लिखित है उद्देशिका में। ठीक है, 2 3 4 1 3 2 4 1 2 4। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, सिर्फ जो है उपासना की शक्ति, उपासना की स्वतंत्रता और प्रतिष्ठा की समता। ठीक है, ये दोनों जो है उद्देशिका में उल्लिखित है। ठीक है, काफ़ी सारी और भी चीज़ें हैं, अगर आपके पास टाइम लगे तो आप पीछे जाके देख सकते हैं आंसर में, जो उद्देशिका उसके बारे में पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट है 94। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, संविधान संशोधन उसके परिणाम। 61वां जो हुआ था, तो मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। ठीक है, हो सकता है। 86वें में बालक को शिक्षित करना माता पिता का मूल कर्तव्य होगा। 52वें में दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता का उपबंध किया गया। ठीक है, तो इनमें से कौन सा सही है, तो 3 1 2 2 1 2 3। ठीक है, वीडियो पॉज करके सोचिए और आंसर दीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी। ठीक है, तीनों ही हमारी स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही दी गई है। ठीक है, इन क्वेश्चनों का मेन मतलब ये होता है कि आपको जो है इनसे अवगत कराया जाए, इन फ्यूचर ये आ जाए। ठीक है, जैसे कि जो यूपीएससी के होता है उनके थोड़ा सा मेन मकसद होता है कि आपसे कैसे गलत क्वेश्चन को कैसे गलत करवाया जाए। ठीक है, इनका होता है कितना आपको कैसे सिखाया जाए। ठीक है, शार्पनेस जो होती है क्वेश्चन की वो सिखाई जाए। तो इन कथनों पर विचार कीजिए। संसद द्वारा केवल संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से ही मूल अधिकारों को संशोधित किया जाता है। मूल अधिकारों से किसी भी प्रकार के संशोधन के लिए आधे राज्यों के विधानमंडलों के अनुसमर्थन के साथ संसद के विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। ठीक है, ये हमने अभी पीछे देखा भी था। तो इसमें से कौन सा सही है, 1 2 1 2, ना तो 1 ना तो 2। वीडियो पॉज करके आप आंसर दे सकते हैं। तो देखिए इसमें स्टेटमेंट 1 जो है वो बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट में 2 में क्या होता है, जो प्रत्येक सदन होता है उसके कुल सदस्यों का बहुमत जो कि 50% से अधिक और प्रत्येक सदन के उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों का कम से कम 2/3 बहुमत, ये हमने ऊपर भी देखा था। ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाता है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा जो है रोग माता से भ्रूण में ऊर्ध्वाधर रूप में संचारित हो सकता है। ठीक है, कौन सा रोग है जो माता से भ्रूण में जो उनका बच्चा होता है उसमें ट्रांसफ़र हो सकता है, तो जीका, इबोला, HIV, रूबेला। तो पॉज करके वीडियो गैस करिए, 1 1 2 3 2 3 1 2 3 4। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है डी, 4 ही ऐसे हैं जो माता से भ्रूण में जो है ट्रांसफ़र हो सकते हैं। ठीक है, 97। उसके बाद देखिए, तो ये है लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही है इनमें से। ठीक है, तो लोकपाल को किसी भी लोक सेवक के विरुद्ध स्वतः संज्ञान, जो सुओ मोटो होता है जो कि सुप्रीम कोर्ट लेता है मैक्सिमम, उसके आधार पर कार्रवाई करने की शक्ति प्राप्त होगी। हो सकता है लोक सेवकों द्वारा भ्रष्ट साधनों से अर्जित की गई संपत्ति की कुर्की और अधिहरण करने संबंधी कोई प्रावधान नहीं है। हो सकता है प्रधानमंत्री कार्यालय को भी लोकपाल के दायरे में लाया गया, लोकपाल द्वारा अनाम शिकायतों पर भी विचार किया जा सकता है। ठीक है, तो इसको वीडियो पॉज करके आप जो है इसका आंसर सोच सकते हैं। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से जो इसका सबसे सही आंसर है वो है सी, प्रधानमंत्री कार्यालय को भी लोकपाल के दायरे में लाया गया है। ठीक है, उसके बाद 98। भारत के संविधान के संदर्भ में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय संबंधी उद्देश्य स्पष्ट रूप से उल्लेखित हैं। तो किस में ये जो उद्देश्य हैं वो उल्लेखित है, तो केवल उद्देशिका में, केवल राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, उद्देशिका और राज्य के नीति निर्देशक तत्व दोनों में, ना तो उद्देशिका में ना ही राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोनों में। ठीक है, दोनों में ही जो है इसे जो उल्लेखित किया गया, जो भारतीय संविधान के संदर्भ में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक
न्याय संबंधी उद्देश्य स्पष्ट रूप से उल्लेखित है। ठीक है, उसके बाद देखिए 99, तो निम्नलिखित में से कौन सी भारत सरकार की संसदीय प्रणाली की विशेषता या विशेषता है? तो संसद की संप्रभुता हो सकता है, कार्यपालिका का विधायिका के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व, ये भी हो सकता है, संसद का आवधिक विघटन, ठीक है, तो ये भी हो सकता है। तो वीडियो पॉज करके बताइए कि कौन सा इनमें से सही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है केवल 2, मतलब कार्यपालिका का विधायिका के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व। तो देखिए जो पहला है तो ये गलत है और तीसरा गलत है। ठीक है, तो संसद का आवधिक विघटन होता है और संसद की संप्रभुता, तो भारतीय संसद ब्रिटिश संसद के समान एक संप्रभु संस्था नहीं है। ठीक है, और थर्ड में क्या है, सिर्फ लोकसभा और जो विधानसभा है उसका विघटन होता है। ठीक है, राज्यसभा का विघटन आवधिक विघटन नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए 100 क्वेश्चन जो कि इंग्लिश में भी दिया गया है। तो लोकतंत्र में अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? अधिकार समाज द्वारा मान्यता प्राप्त और विधि द्वारा अनुमोदित व्यक्तियों के उचित दावे होते हैं। तो हो सकता है अधिकार बहुसंख्यक के उत्पीड़न में अल्पसंख्यकों की रक्षा करते हैं, ये भी हो सकता है। तो इनमें से सही उत्तर चुनिए 1 2, 1 2, ना तो 1 ना तो 2। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? दोनों स्टेटमेंट हमारे बिल्कुल सही है। ठीक है, तो बस यहाँ पे ये ख़त्म होता है। उसके बाद अगर PDF बाई चांस किसी के पास ना हो तो आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं, या फिर मुझे अगर मैसेज कर देंगे तो मैं आपको सेंड कर दूंगा ग्रुप में। ठीक है, और ऊपर से पिन कर दूंगा। ठीक है, ताकि ऊपर ही आपको शो हो जाए। तो चलिए उसके बाद देखते हैं अगर वीडियो का ये ठीक रहता है तो अभी 2-3 टेस्ट पेपर कर लेंगे। थोड़ा जब हम करंट अफेयर पढ़ते हैं तो आइडिया हो जाएगा हमें, है ना। 1-2 करंट अफेयर का भी साथ में आप उठाएंगे। पहले 1-2 इसके पॉलिटी का एक और है, इसके बाद फिर ज्योग्राफी का एक, तो वो 1-2 कर लेते हैं, उसके बाद देखेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए आप घर पे बैठिए, कोना पकड़िए, पढ़ते रहिए। एंड अगर पसंद आता वीडियो तो लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड हैव अ गुड डे।